हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और हम लोग यहाँ पे CUET की प्रिपरेशन कर रहे थे और बोर्ड्स की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट पढ़ रहे थे, यानी कि चैप्टर 11 ऑफ NCERT। हम यहाँ पे इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, इसके पहले स्टेप्स देख लिए थे, बेसिक्स हमने क्लियर कर ली थी बायोटेक्नोलॉजी की। यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्या टूल्स और टेक्निक्स यूज होती है इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी नाम सुनते ही बच्चे तो बड़ा घबरा जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब जैसे ही बायो को समझ लेते हो, जेनेटिक्स को समझ लेते हो, दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल्स क्या होते हैं, क्या क्या सामान यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA को बनाने के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हो तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। देन यहाँ पे हम अभी तक पढ़ चुके थे कि रिकॉम्बिनेंट DNA होता क्या है। एक बार इसको शॉर्ट में रिव्यू ले लेते हैं कि क्या होता है। जब दो अलग अलग DNA एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं rDNA। rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA को हमेशा कैपिटल और R को हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इसको बनाने के लिए, जो रिकॉम्बिनेंट DNA बन रहा है उसको बनाने के लिए क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। तो हमने देखा था कि मैंने कहा था कि अब इसको सीजर से कट आउट कर लेते हैं, मतलब इसको मॉलिक्यूलर सीजर से कट करते हैं। नॉर्मल सीजर से जीन्स को नहीं काट सकते क्योंकि जीन्स तो हमें दिख ही नहीं रही हैं, इतनी छोटी होती हैं कि हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग जीन्स को, सपोज ये एक क्या है, वेक्टर का जीन था। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर वो जीन होता है जिसके अंदर जिस जीन्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस बाहर का फॉरेन DNA को डाल रहे हैं। फॉरेन DNA क्या है, जो इसका खुद का DNA नहीं है उसी को हम क्या कहेंगे, फॉरेन DNA, बाहर से आया हुआ DNA। दिस इज द फॉरेन DNA एंड दिस इज द वेक्टर का DNA। ये क्या है, वेक्टर का DNA है। वेक्टर का DNA कैसा होता है, तो हमने देखा था ये होता है सर्कुलर, साथ साथ ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट करता रहता है। मतलब खुद के पास इसकी प्रॉपर्टी होती है कि खुद से रेप्लिकेट करे। साथ साथ ये कैसा होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ये किसका, बैक्टीरिया का। तो देखिए एक बैक्टीरियल सेल्स थी इकोलाई की, उसमें क्या था, बैक्टीरियल सेल में एक उसका क्रोमोसोमल DNA था, उसके साथ एक और DNA था जो आपने 11th में भी पढ़ रखा है। ये बस वहाँ पे ये दे रखा था, जो सेल टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में 11th क्लास में ये दे रखा है कि ये एक रिकॉम्बिनेंट DNA इसके साथ साथ होता है, जो आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आप 12th में पढ़ रहे हैं, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है इसके पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे DNA होते हैं जो इसको बाहर की दवाइयों से बचाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया है और हम दवाई खाएंगे तो ये मर जाएगी। तो उससे बचाने के लिए इसके पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो उसको बाहर की दवाइयों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये इसको हमने बाहर ले लिया है, ये होता है वेक्टर। वेक्टर कुछ नहीं है, मान लीजिए एक गाड़ी है जो आपका DNA, डिजायर DNA है, फॉरेन DNA है, उसको ले करके जाएगी और अपने जगह पे पहुंचा देगी। इसका जगह कहाँ है, कहाँ जाना है इसको, तो होस्ट के अंदर। अब किसके अंदर जाना है, तो होस्ट के अंदर। होस्ट क्या होता है, वो जो मेहमान नवाजी कर रहा है, किसकी कर रहा है, तो वेक्टर DNA अलॉन्ग विथ फॉरेन DNA जब दोनों मिल जाएंगे, इस सेक्शन को काट के हम इसमें जोड़ दे रहे थे, तो रिकॉम्बिनेंट DNA को ये अपने अंदर ले रहा था। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट DNA को अपने अंदर होस्ट कर रहा है, मतलब ये होस्ट है। द सेल, ये इकोलाई रिफर्स टू द, ये क्या है, यही है हमारा क्या, होस्ट। ठीक है, और वेक्टर जो बाहर से आ रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये इसके अंदर आएगा, फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कॉपीज तैयार कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होती है स्टेप्स, कैसे ये काम करता है। तो पहले आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो यहाँ कट लगा रही थी एंजाइम में, वही होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट लगाती है, कैसे कट लगाती है, तो कट लगाने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर सीजर का नाम लेते हैं। वो मॉलिक्यूलर सीजर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो कट लगा रहे हैं हम इसके अंदर, ये जो आपका जीन था और ये कौन सा DNA था, फॉरेन DNA था, इसमें ये सेक्शन हमको चाहिए था और इसमें से ये सेक्शन काट करके बाहर निकालना था। अब इसको काट के निकाल कौन रहा है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कर रही हैं। यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, कोई सीजर नहीं आती है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर इसको बोलते हैं, किसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया से ही एंजाइम ये क्या करती है, DNA को कट आउट कर लेती है। फिर हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज एंजाइम्स।
तो हमने देखा था कि इसमें एक साइट होती है जिसको हम ओरी साइट भी बोलते हैं। ओरी साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम करती है। यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, मतलब डीएनए की एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी, मतलब अपना डिट्टो कॉपी ये तैयार कर देगा। तो कहाँ से तैयार होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू कर देगा कॉपी बनाना। एक जैसे आप जेरोक्स कराना कहीं से भी नहीं शुरू करते हो, आप एक क्रम में तैयार करते हो, पहला पेज जेरोक्स कराओगे फिर दूसरा कराओगे। तो वैसे ही एक साइट होती है जिसको बोलते हैं ओरी साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसी साइट से ये क्या करती है, आकर के बाइंड करती है आरएनए मतलब डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए पे आके बाइंड कर रही है और पॉलीमराइजेशन कर रही है। पॉलीमराइजेशन मतलब कॉपीज तैयार कर रही है डीएनए की। ये आके ओरी साइट पे ही बाइंड करती है और बाइंड करके यहाँ से इसको क्या करती है, इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, मतलब इसकी जेरोक्स कॉपी बनाने में मदद करती है। देन लाइगेज, अब ये हमने काट के अलग तो कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, यहाँ से ये पोर्शन निकाल लिया, यहाँ से ये पोर्शन निकाल दिया। अब दो अलग अलग डीएनए को जोड़ेगा कौन, तो ग्लू करने का काम, जैसे गोंद का काम कौन करता है, तो ये सिजर का काम करती है और ये ग्लू का काम करता है, मतलब वापस से इन दोनों को चिपकाने का काम कौन करता है, तो लाइगेज एंजाइम। जहाँ एज लग गया है आप समझ जाइए क्या है, एज टर्म लग गया है वो एंजाइम ही होगी। और ये क्या करती है, इन दो अलग डीएनए को मिला करके एक नया डीएनए बनाती है। उसी डीएनए को, मतलब ये फॉरेन डीएनए था, फॉरेनर डीएनए जो बाहर से आया हुआ है फॉरेन डीएनए, और ये वेक्टर डीएनए दोनों को मिला देगी तो क्या बन जाएगा, नया डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब दो अलग अलग डीएनए से मिलके बना है, उसको बनाने के लिए ये हेल्प करती है। देन क्लोनिंग वेक्टर, यही है वेक्टर जो क्या कर रहा है, कॉपीज तैयार करने में मदद करेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसको क्या करेगा, ले जाने का काम करेगा, ट्रांसफर। जैसे क्या होता है कि आप एक ओला बुक करते हो और आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो या कार के थ्रू ट्रेवल करते हो, तो वैसे ही फॉरेन डीएनए ई कोलाई के अंदर कहाँ कैसे जा रहा है, तो इस वेक्टर की मदद से जा रहा है। ये वेक्टर क्या है, उसका ले जाने के लिए काम करता है, तो वही होता है वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। फिर कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट कौन है यहाँ पे, तो ज्यादातर केस में होस्ट होती है हमारी ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई। ये एक तरीके की बैक्टीरिया है, एक तरीके की बैक्टीरिया है जो हमारे गट में पाई जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, और ये अच्छी बैक्टीरिया होती है, गुड बैक्टीरिया होती है हमारे लिए। तो उसमें हम इसको डाल देते हैं जो भी हमको रिक्वायर्ड डीएनए चाहिए, और फिर क्या करते हैं, उसमें एक्सप्रेस कराते हैं इंडिविजुअल में। अभी ये एक एक करके हम जब डिटेल में समझेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वजह से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बेसिकली हम रेफर करते हैं, एक तरीके की एंजाइम है जो डीएनए में कट लगाती है। अब ये किस फैमिली, किस क्लास से बिलोंग करती है, तो न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करती है। अब दो तरीके की एंजाइम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वाइवा में भी कई बार पूछ लिया जाता है, सीयूईटी में तो बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा अगर ये आ जाता है कि जो न्यूक्लियस हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होता है एक्सो न्यूक्लियस, एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक है, मतलब ये बाहर के एंड्स पे काम करेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सो न्यूक्लियस। देन एक होती है एंडो न्यूक्लियस, एंडो मतलब इनसाइड, अंदर की ओर काम करेगी, किसके अंदर काम करेगी, डीएनए के इनसाइड काम करेगी, एंडो न्यूक्लियस यही है, ठीक है। अब दो तरीके की है, एक है एक्सोन्यूक्लियस, एक है एंडोन्यूक्लियस। क्या होता है, सपोज देखिए ये क्या है, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो उसके एंड पे कट लगाए, मतलब यहाँ डीएनए के एंड पे कट करे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। और जो डीएनए को बीच से, कहीं से भी बीच के रीजन से कट करे, उसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। अब इसको देखते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से देखने की कोशिश करते हैं कि मैं बोल क्या रही हूँ। अगर ये स्ट्रैंड है, किसका, डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। किसने बताया था ये, किसने डिस्कवरी की थी इसकी, तो वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि ये डबल हेलिकल मॉडल होता है। अगर डीएनए का स्ट्रैंड एंड से कट हो रहा है, एक इस छोर से काटा गया और एक इस छोर से काटा गया, एंड के पोर्शन से कट किया गया, कट लगाया गया है कोने से, तब ये काम कौन करता है, एंड से कट करने का काम करती हैं एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कट करेंगी, और क्या कट कर रही हैं, एंड पे कट करेंगी, तो क्या है, एक्सो। और एंडोन्यूक्लियस, इसके नाम में एंड आ रहा है बट ये एंड पे कट नहीं करेंगी, ये क्या है, ठीक उल्टा, यानी कि बीच से कट लगाएंगी। एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि कट लगाएंगी, और एंडो मतलब बीच से कट लगाएंगी, यानी कि डीएनए के इस पोजीशन पे अगर कट लग रहा है या इस बीच में यहाँ से कट लग रहा है, कहीं पे भी इनसाइड द डीएनए, कहीं पे भी बीच में कट लग रहा है, कट कर रही हैं इसको,
तो ये क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस कट करती हैं। अब हम जो वेक्टर में जब कट लगाते हैं तो डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। वेक्टर का डीएनए कैसा था, सर्कुलर। तो कहीं पे भी कट लगाएंगे तो वो बीच की ही पोजीशन होगी, तो इसलिए हम एंडोन्यूक्लियस का ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, रिकॉम्बिनेशन बनाना होता है दो अलग अलग डीएनए का, तो हम क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद करना होगा। एनसीईआरटी की बस एक लाइन में ये लिखा हुआ है, बट ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंडोन्यूक्लियस इनसाइड द डीएनए कट लगाता है, एक्सोन्यूक्लियस इसके बाहर की बाउंड्री पे कट लगाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, तो ये हमारा जो हम यूज करेंगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, बायोटेक में, वही है एंडोन्यूक्लियस। क्या यूज है इसका देखते हैं। हमने सबसे पहले इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, किसने किया था, कैसे ये हमारे जान में आया था, हमारे पहचान में आया था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो 1963 में एक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे किसके ऊपर, तो वो वर्क कर रहे थे इस्चीरिया कोलाई के ऊपर। इस्चीरिया कोलाई के ऊपर जब वे वर्क कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि इस्चीरिया कोलाई के पास, इस्चीरिया कोलाई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया है तो हर जगह पाया जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन है, भगवान जैसे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हमारी बैक्टीरिया भी हर जगह हमको मिल जाती हैं। तो इस्चीरिया कोलाई में इन्होंने क्या देखा कि इसके पास अब बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर भी एक वेक्टर होता है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ही हम ही को वायरस और बैक्टीरिया हर्ट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर भी एक वायरस है जो इसको लाइसिस कराता है, इसको बीमार करता है। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो वो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक क्या है, वायरस है। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और इनकी क्या करा देता है, लाइसिस करा देता है। ठीक है, मतलब लाइसिस करा देता है, मतलब इनको क्या करेगा, इनको खोल देगा, यानी कि ये फट जाएंगे और इसमें से क्या होगा, सारे मटेरियल बाहर आ जाएंगे, अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए ये क्या कर रहा था, इसके पास दो एंजाइम थे जो इसको क्या कर रहे थे, वायरस के अटैक से बचा ले रहे थे। अब बैक्टीरिया है तो ये तो दवाई खाता नहीं है, हम तो दवाई खाते हैं, हम बच जाते हैं वायरस से या बैक्टीरिया से, बट ये जो बैक्टीरिया है ये वायरस से कैसे बच रहा था, वही जानने के लिए साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफाज इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं अटैक कर पा रहा था, तो उन्होंने देखा कि इसके पास दो ऐसे एंजाइम्स थे जो इसको बचा रहे थे इस वायरस से। वो एंजाइम क्या क्या थे, एक एंजाइम था जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, मिथाइल ग्रुप CH4 मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था इसके डीएनए के सेगमेंट के ऊपर। जैसे ही मिथाइल ग्रुप अपने डीएनए पे, इसके पास डीएनए था ना, तो डीएनए के ऊपर सारे क्या ऐड कर दिया था, इसने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया था। मिथाइल ग्रुप ऐड करने से क्या हो रहा था कि अपने डीएनए को पहचान जा रहा था कि ये मेरा डीएनए है क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है। और जब वायरस का डीएनए अंदर आ रहा था तो ये क्या कर रहा था, ये पहचान रहा था कि ये दूसरे का डीएनए है और तुरंत इस पे अटैक कर दे रहा था। और अटैक कर कौन रहा था, तो दूसरी एंजाइम थी जो थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस है कट करेगी, तो किसको कट कर रही है, ये वायरस के डीएनए को कट कर दे रही थी, इसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दे रही थी वायरस के डीएनए को। तो पहचानने का काम कौन कर रहा था, तो मिथाइल ग्रुप वाला वायरस मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रहा था अपने डीएनए पे, और जो फॉरेन डीएनए था उस पर डीएनए था ही नहीं, उस पर मिथाइल ग्रुप था नहीं फॉरेन डीएनए पे, मतलब वायरस के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप था ही नहीं, तो उसको अटैक करके उसको कैंची की मदद से काट दिया जा रहा था। कौन सी कैंची थी, तो मॉलिक्यूलर सीजर थी। मॉलिक्यूलर मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर जो कौन सी सीजर होती है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एक एंजाइम है जो कट लगाने का काम करती है, इसको चॉप कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, किसको, इस डीएनए को, वायरस के डीएनए को। ठीक है, अब दो एंजाइम थी, हमको किसका काम था, हमको चाहिए था इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कई सारी एंजाइम आती हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एक होती है BAM-H1, एक होती है हिंद सेकेंड, EcoR1, हिंद थर्ड, हिंद फर्स्ट, ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं जो क्या है, एक तरीके का क्या है, हमारे पास वेक्टर है जो काम करता है किस लिए, डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह के लिए ले जाने के लिए। वेक्टर है, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस मतलब एंजाइम में कट लगाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं EcoR1 का। EcoR1 का नाम मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ से आया है, तो इसका नाम आया है E से इस्चीरिया कोलाई, E से इस्चीरेरिया, C से क्या है, कोलाई, ये कोलाई, और R क्या है, तो रफ स्ट्रेन है इसकी, R रिप्रेजेंट द स्ट्रेन, तो यहाँ रफ स्ट्रेन है। और फर्स्ट किस लिए आया है, क्योंकि सबसे पहले इसी को निकाला गया था, इसलिए क्या है फर्स्ट। वैसे ही अगर हम देख लेते हैं किसी और भी एंजाइम का नाम देख लेते हैं तो वो भी यहीं से आया। जैसे ये क्या है, तो ये है हीमोफीलिया का, मतलब हीमोफिलस
ये आई, एच से क्या है हीमोफिलस, और आई एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फ्लुएंजा, और डी क्या है इसकी, ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक तरीके की स्ट्रेन है, और सेकेंड मतलब कि ये इसके बाद क्या हुई, एक्सट्रैक्ट हुई। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे पहले जो एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुई थी तो वो थी हिंद सेकेंड। अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला कि ये हिंद फर्स्ट के बाद डिस्कवर हुई है, तभी तो ये क्या है, हिंद सेकेंड नाम है, हिंद फर्स्ट के बाद डिस्कवर हुई होगी तभी तो हिंद सेकेंड है। बट डिस्कवर सबसे पहले ये हुआ था, मतलब इसको देख लिया गया था सबसे पहले, लेकिन उसको बाहर निकाला किसको गया था, तो सबसे पहले हिंद फर्स्ट को बाहर निकाला गया था, उसके बाद हिंद सेकेंड को बाहर निकाला गया था। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया था सेल के अंदर, तो सबसे पहले डिस्कवरी तो इसकी हुई थी, लेकिन बाहर एक्सट्रैक्ट कौन हुआ था सबसे पहले, तो हिंद फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हुआ था सबसे पहले। देन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट लगाते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते थे कि जहाज क्या होता है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जो आगे या पीछे दोनों साइड से पढ़े तो वही वर्ड है। तो अगर JAHAJ अगर इधर से भी पढ़ेंगे तो जहाज ही पढ़ेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे तो जहाज ही पढ़ेंगे। आपकी बुक में दिया हुआ है मलयालम, मलयालम क्या होगा, अगर हम उल्टा भी पढ़ेंगे तो भी मलयालम ही आएगा, और इस साइड से सीधा भी पढ़ेंगे तो मलयालम ही पढ़ेंगे, मतलब उल्टा सीधा एक समान है, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो वर्ड वही है आपका। उसी तरीके से जो हमारा EcoR1 है वो भी इसी की तरह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट लगाती है। अब जैसे कि GAATTC, अब ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, GAATTC, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए की, अब दूसरी स्ट्रैंड भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी, इसमें क्या होगा, उल्टा GAATTC, G पेयर करेगा C के साथ, A T के साथ, A T के साथ, देन T A के साथ, T A के साथ एंड C G के साथ, ऐसे ये पेयर करते हैं, बेस पेयरिंग करते हैं। तो बेस पेयरिंग करते हैं तो हम देख रहे हैं इस साइड से भी हम पढ़ रहे हैं तो यह क्या आ रहा है, GAATTC, और इस साइड से भी हम पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, GAATTC। ऐसे ही सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो आगे पीछे दोनों साइड से पढ़ने पे एक ही आए। अब यहाँ पे ई कोलाई पर्टिकुलर एरिया पे ही कट करती है, तो कहाँ कट करेगी, ये जी के बाद कट लगाएगी, यहाँ कट लगाएगी और इसको अलग कर देगी, इसको क्या करेगी, चॉप करके लेते जाएगी। अब यहाँ पे भी जी के बाद कट करेगी तो जी रह जाएगा और बाकी सब कट हो जाएगा, या फिर यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जी चला जाएगा और यहाँ से ये पूरा सीक्वेंस चला जाएगा। रह क्या जाएगा, तो यहाँ जी रह जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, तो नीचे पूरी स्ट्रैंड बच जाएगी CTTA की, ठीक है। मतलब ये जो नीचे की सीक्वेंस है वो रह जाएगी, इतना जो सेक्शन है वो कट ऑफ हो जाएगा। अभी मैं बोल क्या रही हूँ आपको आगे समझ में आएगा क्लियरली कि इचीरिया कोलाई जो थी इसमें हमने देखा कि कई सारे ऐसे एंजाइम्स थी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो की तरह काम कर रही थी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होती है जो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे ही कट लगाती हैं। कोई एक ऐसा नहीं कि कहीं भी जाएंगी और काट देंगी, ऐसा नहीं करती हैं। पर्टिकुलर अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसी पे ये कट लगाती हैं, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल EcoR1 का क्या है, तो GAATTC। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई और सीक्वेंस होता तो उस पर भी कट लगा देती, ऐसा नहीं करती हैं। क्या करती कि एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं पे कट लगाएंगी। देखिए अब ये है, ये सीक्वेंस जो है ये किसका है, ये है हमारी ई कोलाई का। अब यहाँ पे भी वही सीक्वेंस रिपीटेड होता है, दूसरी स्ट्रैंड पे ये डीएनए की 2 स्ट्रैंड है ना, 2 स्ट्रैंड होती हैं, डबल हेलिकल होता है। अब ये इस पे ही कट लगाएंगी, कहीं और नहीं कट लगा सकती हैं। अगर इसके पहले कोई और सीक्वेंस होता तो क्या करती, अब यहाँ पे क्या होगा, ए कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, एनीथिंग। अब ये किससे पेयर करेगा, एडेनिन है तो थाइमीन से थाइमीन, एडेनिन से ग्वानिन है, साइटोसिन से पेयर करेगा। इसके अलावा फिर क्या होगा, ग्वानिन है, साइटोसिन से पेयर करेगा, थाइमीन है, एडेनिन से पेयर करेगा, फिर ग्वानिन मान लीजिए फिर से, तो अब क्या करेगा, साइटोसिन, ऐसे पेयर बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि जो EcoR1 नाम की एंजाइम है वो कहीं पे भी कट लगा देगी, यहाँ पे नहीं कट लगा सकती है, कट ही नहीं लगा पाएगी। ये कट कहाँ पे कट करेगी, वो इसी रीजन पे कट करेगी, इसी रीजन पे कट करेगी और कहीं कट नहीं लगाएगी। तो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, वो रिकॉग्नाइज करती है कि मेरा सीक्वेंस कहाँ है, हम वहीं कट लगाएंगे, ठीक है, और कहीं कट नहीं लगाती हैं। ऐसे ही हर एंजाइम का अलग अलग सीक्वेंस होता है जहाँ पे वो कट लगाती हैं।
तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। वैसे हर एंजाइम का अलग सीक्वेंस होता है, वो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। वो सीक्वेंस जो ये रिकॉग्नाइज करती है, मतलब पहचानती हैं, फिर वहीं कट लगाती हैं। फिर हम देखेंगे कि अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करती हैं, क्या यूज़ है इनका बायोटेक्नोलॉजी पे। अब देख रहे हैं वही बात जो हम अब कब से बोल रहे थे कि ये कट कैसे लगाती हैं। देखिए ये क्या है, एक फॉरेन डीएनए जो हमको चाहिए, अल्टीमेट जीन जो हमको चाहिए कि होस्ट के अंदर वो जीन आए। मान लीजिए कोई जीन है जो हम जैसे हमारे पास क्या है, एक कॉटन का प्लांट है और कॉटन के प्लांट में हम चाह रहे हैं कि उसमें क्या कीड़े ना लगे, वो कॉटन की जो फसल है हमारी बची रहे। तो ये हमने देखा कि एक बैक्टीरिया है वो अपने आप को क्या कर रहा है, उस पेस्ट से बचा ले रहा है। तो कैसे, उसके पास एक जीन थी जो जीन क्या कर रही है, उसको बचा रही है उस बीमारी से या उस पेस्ट से। तो वो जीन हमने पहचानी और वो जीन हमने कट करके निकाल ले लिया हमने उस सीक्वेंस को। फिर हमने क्या किया, हमारा जो वेक्टर है जो उसको गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, मतलब जो प्लाज्मिड वेक्टर था, प्लाज्मिड क्या होता है, वही सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, वेक्टर डीएनए को ही हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा ये जो ई कोलाई थी, इसमें जो ये वाला डीएनए था, इसको हम वेक्टर भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, ये डीएनए है, इसका डीएनए है। अब इन दोनों पे हम कट लगाएंगे। प्लाज्मिड डीएनए है यानी कि वेक्टर डीएनए है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है, दोनों पे कट लगाएंगे और एक ही एंजाइम से कट लगाएंगे। ये नहीं कि इसको इको R1 से काट दिया, इसको हिंद 1 से काट दिया, या इसको हिंद 2 से काट दिया, इसको बाम H1 से काट दिया। ये सब एंडोन्यूक्लियस का नाम है, अलग अलग कैचियों का नाम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो यहाँ पे अगर इको R1 से कट करा रहे हैं तो यहाँ पे भी इको R1 से ही कट कराएंगे। तो हमने देखा है कि ये इको R1 यहाँ पे कट करती है, कहाँ, जी के बाद आकर के ही कट लगाती है। यहाँ पे भी जी के बाद कट लगाएगी और उसी एंजाइम से हम इसमें भी कट लगाएंगे। तो जहाँ पे ये GAATTC सीक्वेंस पाएगी वहीं कट लगाएगी। तो जी के बाद यहाँ भी आके कट लगा देगी और यहाँ पे भी आकर के जी के बाद कट लगा देगी। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, इसके बाद कट लगा देगी। तो हम देखेंगे क्या कि इसके बाद का ये जो सीक्वेंस था ये कट होकर के गायब हो गया, इतना रीजन कट होकर के गायब हो गया क्योंकि इसने काट के इतना रीजन निकाल दिया। अब बचा क्या, तो ऊपर का सीक्वेंस बचा है और नीचे का बच गया है ये वाला जी। ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी कट लगाया है, तो इसमें क्या, यहाँ कट लगा दिया है। तो अब इसमें से कौन सा सीक्वेंस गायब हो जाएगा, ये सीक्वेंस गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा है और यहाँ से ये भी गायब हो जाएगा। इसमें भी हम क्या देखेंगे कि ये सीक्वेंस पूरा जो है यहाँ से कट लगा दिया है ना, यहाँ कट लगा दिया है और यहाँ कट लगा दिया है। तो अब ये सीक्वेंस हो गया गायब कट लगाने के बाद। अब सीक्वेंस गायब हो गया तो क्या हो गया, ये इस तरीके से कट होकर के निकल गए। अब ये जो दो एंड हैं वो स्टिकी बिहेव करेंगे, मतलब ये चाहेंगे कि मैं अभी हैंग कर रहा हूँ, लटक रहा हूँ, मुझको पेयर चाहिए, इसको पेयर चाहिए ना, पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करने के लिए एक एंजाइम आती है जो मैंने आपको बताया था, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज क्या करती हैं, ग्लू का काम करती है, इन दोनों को चिपका देगी वापस ले जा करके। ये स्टिकी एंड्स होती हैं, स्टिकी मतलब चिपकने वाली यही एंड है, चिपचिपी सी होंगी। मतलब ये इससे क्या करेगी, बेस पेयर बनाना चाहेगी। मतलब क्योंकि यहाँ थाइमिन है तो थाइमिन को क्या चाहिए, एडेनिन चाहिए। यहाँ भी थाइमिन है, इसको एडेनिन चाहिए। और यहाँ क्या चाहिए, इसको थाइमिन, और यहाँ पे भी थाइमिन। तो TAA, तो ये सीक्वेंस यही तो है जो यहाँ चाहिए, TAA, TTAA, TTA। तो यही सीक्वेंस जिसको चाहिए वो यहाँ मौजूद है। तो ये जाकर के इसके साथ चिपक जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो वेक्टर डीएनए था और जो फॉरेन डीएनए था वो एक साथ मिलके एक डीएनए बना लेता है। एक डीएनए सीक्वेंस बन गया, ये पूरा दो डीएनए अलग अलग मिल गए। किसकी मदद से मिले, तो लाइगेज एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से, मतलब कैची और ग्लू की वजह से इसको चिपका दिया गया। और जब दो अलग अलग डीएनए मिलते हैं, एक क्या है वेक्टर का डीएनए, एक फॉरेन डीएनए है, तो जब दो अलग अलग डीएनए मिलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ है दो अलग अलग डीएनए का, इसलिए बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल r देन कैपिटल DNA। ठीक है, ये ऐसे काम करती है। देन हम देखेंगे कि क्या हो, इसमें हम देखेंगे कि कैसे इसका ट्रांसफर हो रहा था। हमने कट तो कर लिया, अब ये कैसे अंदर कैसे आएगा, ये कैसे अपनी कॉपीज बनाता है। तो फॉरेन डीएनए था, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जिससे फॉरेन डीएनए कट करते हैं उससे वेक्टर डीएनए भी कट करते हैं। तो सर्कुलर था ना वो, और ये क्या किया, उसमें कट कर दिया। उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, खुद से ये रेप्लिकेट करता है। तो ये क्या करेगा, अब इससे कट लगा के देखिए यहाँ से ये रीजन गायब हो गया, कट कर दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। यहाँ पे भी ये रीजन का क्या किया गया है, डीएनए को कट लगा दिया गया है और यहाँ से निकाल लिया गया है। जैसे यहाँ पे एक कट लगा
और यहाँ पे एक कट लगा, तो ये रीजन जो है कट का अलग हो गया, ये रीजन हमको चाहिए यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं ये डीएनए जो है रिक्वायर्ड डीएनए यहाँ पे लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ लिया गया। देखिए जो पिक्सेल्स का है थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ी सी इमेज ब्लर हो जाती है और इससे अच्छी इमेज मुझे मिल नहीं रही थी। तो आई विल रीड आउट फॉर यू, क्या रीडिंग यहाँ लिखा क्या हुआ है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है दोनों साइड, और यहाँ पे लाइगेज जो है वो ज्वाइन कर देगी फॉरेन डीएनए को, और किससे ज्वाइन करेगी तो प्लाज्मिड से। यही वेक्टर डीएनए है, यही प्लाज्मिड है, एक ही को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यही प्लाज्मिड भी है, यही वेक्टर भी है, दोनों नाम इसी के हैं। जैसे आपका एक घर का नाम होगा, एक स्कूल का नाम होगा। ये आकर के यहाँ पे कट लगाएगा, और ये कौन कट लगाता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है, और यहाँ पे जोड़ता कौन है तो लाइगेज एंजाइम जोड़ती है। यहाँ लाइगेज एंजाइम जोड़ती है, इनको लाइगेज लिखा हुआ है, इसको जोड़ देगी। फिर क्या होगा, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया है, नया डीएनए बन गया है जिसके पास क्या है दो अलग अलग डीएनए एक साथ हैं। अब इसको हम डाल देते हैं किसमें, हमारे होस्ट में। ये क्या था तो ये था वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, और ये क्या है तो ये है होस्ट, और होस्ट है कौन तो इस्चेरिशिया कोलाई, यानी कि बैक्टीरिया है, ई कोलाई के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर हमने क्या डाल लिया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। जैसे ही हम डालते हैं तो ये क्या करती है, अब ये जैसे ही डिवाइड करेगी, एक ई कोलाई से दो ई कोलाई बनेंगे, इसके बच्चे बाइनरी फिजन करेगी, दो ई कोलाई बना देगी, फिर ये भी दो बनाएंगे। ये मतलब क्या होंगे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे क्या करेंगे रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। और बाइनरी फिजन मतलब क्या करेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि गैमेट्स की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल अकेला काफी है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे 1 से 2 बच्चे बन जाते हैं, और इनके पास वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था, इसके अंदर हमने डाल तो दिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पे यही जो डीएनए इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये क्या करेगा, इसके बच्चों में भी ये डीएनए आ जाएगा, फिर इसके बच्चे होंगे तो उसमें भी ये डीएनए आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा एम क्या था कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो मल्टीप्लाई करे। तो देख रहे हैं इसकी संख्या जो है 16, 32 ऐसे करते क्या हो जाएगी 64, ऐसे मल्टीप्लाई करती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और जरूरी नहीं है कि एक में 2 ही हों, ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल है ई कोलाई की, इसमें खुद ही क्या है सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो इसी में 4 बन जाए। फिर इसके बच्चे हैं उसमें भी क्या हो, ये 2 इसमें चला जाएगा और 2 ये जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये यही जीन है, रिकॉम्बिनेंट जीन है। रिकॉम्बिनेंट जीन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, फिर इसमें से और जाएंगी। तो एक सेल में, एक ई कोलाई के सेल में हो सकता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, किसी में देखते हैं कि 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होता है, किसी में 15 से 100, 200 ऐसी भी कैपेसिटी होती है अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रखने की। हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए मिल तो गया, बट इसमें से हमको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ई कोलाई के अंदर से निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए इस डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर से वापस निकालने के लिए, क्योंकि हमको ये जीन चाहिए और ये जीन हमको प्लांट के अंदर अल्टीमेटली जानना था। जैसे हमको क्या चाहिए था, वो प्लांट के अंदर वो जीन चाहिए था हमको पेस्ट से उसको बचाने के लिए, कॉटन के प्लांट को। तो ये जीन हम बैक्टीरिया से निकालेंगे तब तो उसके अंदर डालेंगे। तो अब इसको निकालते कैसे हैं हमारे जीन को, तो हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल मतलब क्या है, एक जेल है, जैसे आप जेली पेली जैसी टॉफियाँ खाते हैं ना, जेली जैसा ये सब्सटेंस होता है, यहाँ पे लगाते हैं जेल जैसा। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पोर्स के थ्रू, पोरेसिस मतलब पोर्स होते हैं इस जेल में, छेद होते हैं छोटे छोटे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या कराते हैं, डीएनए को छाट देते हैं। जो सबसे भारी भरकम डीएनए होगा वो यहीं रह जाता है, और जो छोटे छोटे डीएनए होते हैं वो भाग के आगे पहुंच जाते हैं। देखिए होता क्या है कि इसमें हम एक जेल डालते हैं, और इस जेल का नाम क्या होता है, एगरोज जेल, एगरोज ROS जेल। जेल है, ये जेल है मतलब कैसा होगा, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा, ना बहुत ज़्यादा तरल होगा, ना बहुत ज़्यादा सूखा होगा, मतलब ना पूरा सॉलिड होगा ना पूरा लिक्विड होगा, इसके बीच की स्टेट होती है जेल। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कैसा होता है ये स्ट्रक्चर। और एग्रोज जेल को हम सी वीड्स से निकालते हैं, मतलब सी वीड्स क्या होती हैं, जो पानी में वीड्स उग जाती हैं ना प्लांट्स, उसके में से हम इस जेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर हम इसको छोटे से माइक्रोस्कोप में बिछा करके एक लेयर देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि हमको ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिखती हैं, बट इसको जब देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर तो इससे छोटे छोटे जैसे पोर्स बने हुए थे, ऐसे कई सारे। और डीएनए भी छोटा सा होता है, तो इस पोर्स में से
छन के आगे निकलता जाता है। अब ये पोर्स में से अगर बड़ा डीएनए होगा तब तो वो इसी में फंस जाएगा, धीरे धीरे कैसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा होके निकलेगा, उसको टाइम लगेगा। तो जो बड़ा डीएनए है वो यहीं रह जाता है और जो छोटे डीएनए हैं वो क्या होते हैं, अपने साइज के हिसाब से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। अब जैसा साइज होगा जो सबसे छोटा हुआ तो फटाक से इसके अंदर से निकल जाएगा, और जो क्या होगा बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। तो अपने साइज के हिसाब से जो बड़ा होता है वो पीछे रह जाता है और जो छोटे होते हैं वो आगे आ जाते हैं। अब इसी मेथड में, इसीलिए इसको सीविंग मेथड भी बोलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को सीविंग मेथड भी बोलते हैं। सीव क्या होता है, छन्नी। जैसे आप छानते हो ना चाय को, तो चाय तो निकल जाती है, तो उसी को बोलते हैं छन्नी का मेथड, सीविंग मेथड, ठीक है। तो और चाय पत्ती उसी में रह जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, भारी भरकम डीएनए पीछे रह जाते हैं और जो छोटे छोटे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, अपने साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। और कैसे ये सेपरेट हो रहे हैं, क्यों इधर जा रहे हैं, इधर क्यों निकल जा रहे हैं, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है कि डीएनए के पास होता है निगेटिव चार्ज। डीएनए क्यों निगेटिवली चार्ज होता है, तो फॉस्फेट की प्रेजेंस से। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है। डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए निगेटिव चार्ज होता है इसके क्यों होता है, तो फॉस्फेट बैकबोन, फॉस्फेट होती है उसके पास, इसीलिए वो निगेटिवली चार्ज होता है। और क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है तो अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पॉजिटिव एंड लिया है एनोड, और यहाँ के लिया है कैथोड, निगेटिव एंड। तो एनोड की तरफ क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की ओर, अपोजिट चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और इधर की ओर मूव करता है। हम इसमें छोटे छोटे वेल्स बना करके डीएनए को डालते हैं। ये जो जेल था हमारा, जेल हमने बिछा लिया इस पे प्लेट पे, और इस पे क्या डालते हैं, इसमें कोम से छेद कर देते हैं। मतलब ये जो जेल था इसमें एक कोम डालते हैं, जैसे आप कंघी करते हो ना वैसी कोम आती है, ऐसी कोम होती है कंघी जैसा, उसको हम जेल के अंदर ऐसे डिप करते हैं। ऐसे कंघी लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, कंघी को इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि जेल है तो उसमें क्या होता है, गैप बन जाता है। गैप बनने के कारण यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं वेल्स। वेल्स कैसा होता है, कुआं, तो इसके अंदर ऐसे जगह बन जाती है, खाली जगह। इसमें हम अपने डीएनए को डाल देते हैं। डीएनए को कैसे डालते हैं, तो एक छोटा सा इंजेक्शन जैसा होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो पीपेट। माइक्रो बहुत छोटा होता है इसलिए माइक्रो पीपेट, और इसके थ्रू इसको जेल को यहाँ पे, मतलब डीएनए को इसमें लोड कर देते हैं, यानी डीएनए को इसके अंदर डाल देते हैं इस वेल्स में, और ये डीएनए आगे की ओर बढ़ता है छनते हुए इस सीव के से, एगरोस जेल से। आपको याद रखना है कौन सा जेल है, एगरोस जेल है। और किससे हम किसकी मदद से इसको अलग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको अलग कर रहे हैं। ये निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है और यहीं तक आता है, ठीक है। ये ट्रे है और नीचे इसका बफर होता है, वो बफर बस पीएच मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब इसमें क्या हमने देखा कि हमने डीएनए को अलग कर लिया। अब डीएनए को अलग कर लिया तो डीएनए हमको दिखती नहीं है ऐसे कि किस कलर की है। अब डीएनए को देखने के लिए कि अब इसके अंदर डीएनए अलग हो गई होगी तो हमको अपने नेकेड आई से दिखेगी नहीं, तो इसको कलर देते हैं हम। इसको कलर कौन सा देता है, तो एक डाई होती है, उस डाई का नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड। ये इसको कलर देती है, स्टेन देती है, और इस कलर को हम क्या करते हैं, यूवी लाइट की मदद से देख सकते हैं। यूवी लाइट क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो कुछ इस तरीके का मिलता है हमको, ठीक है। मतलब ये क्या है कि ये अलग अलग कलर के पैटर्न्स में मिल जाता है। मतलब ये यूवी लाइट में ये चमकता है डीएनए। क्यों चमकता है, तो हमने इसमें डाई डाल दी। जैसे बालों को कलर करने के लिए डाई डालते हैं ना, तो वैसे ही डीएनए को कलर करने के लिए भी एक डाई डालते हैं, उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, जो इस डीएनए को कलर देती है। अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने क्या किया, इस वेल में, ये जो जेल था उसमें वेल में क्या डाला था, डीएनए। हर डीएनए डाल दिया था हर वेल में। वेल मतलब कुआं, मतलब जो जगह थी जिसमें हम लोड कर रहे थे। और यहाँ पे हम एक डीएनए डालते हैं जो हमें पता है कि कितने कितने मॉलिक्यूलर वेट का है, ऑलरेडी हमें पता है, नोन सीक्वेंस है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं लैडर सीक्वेंस, जो नोन सीक्वेंस होती है। ये हमने पहले ही पता कर रखा होता है कि अगर इतने इस जगह पे आया तो ये 1200 बेस पेयर्स होंगे। बेस पेयर क्या है, तो एडेनिन है और ये थाइमीन से पेयर बना रहा है, एडेनिन, तो ये एक बेस पेयर हो गया। फिर थाइमीन है, ये एडेनिन से पेयर बना रहा है, तो ये 2 बेस पेयर हो गया। ऐसे करके अगर 1200 बेस पेयर हैं तो यहाँ पे आएगा सीक्वेंस, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड दिखेगा हमको। 1000 बेस पेयर हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड दिखेगा। और देख रहे हैं यहाँ पे मोटा है, ये इससे थिक है और ये थिन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़ा मोटा डीएनए था, नहीं, ऐसे कई सारे डीएनए जो थे वो 1000 बेस पेयर उसमें थे, तो सब आके यहीं इकट्ठा हो गए। यहाँ भीड़ लगा ली इन्होंने, कई मोटे आदमी यहीं इकट्ठा हो गए। कौन, डीएनए की।
फिर ये तो हमारा नॉन सीक्वेंस था और ये सीक्वेंस हम रन कराते हैं और रन करा के ये हमने जो हम लोड किए थे अभी अभी वो रन किया है। अब इसको मिला लेंगे, अगर यहाँ पे आया है इसका मतलब यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये क्या होगा, तो ये होगा इसके बीच का, मतलब 100 से 200 बेस पेयर के बीच का होगा। यहाँ पे आया है इसका मतलब 200 बेस पेयर्स होंगे इसमें, फिर यहाँ पे आया है इसका मतलब 300 बेस पेयर होंगे। तो वैसे ही हम इसको मैच करके देख लेते हैं, 600 बेस पेयर का है, ऐसे हम पता कर लेते हैं कि हमको पहले से पता होता है कि हमको कितना बड़ा डीएनए सेगमेंट चाहिए। हमको पता है कि हमको 300 वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे मैच कर लेंगे कि हाँ ये रहा 300 वाला, इस डीएनए को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हमको जो डिजायर्ड फॉरेन डीएनए चाहिए था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंड, ये तो रही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात, हमने पहला जो टूल था उसके बारे में जान लिया। फिर आता है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, तो यहाँ पे क्योंकि डीएनए को पॉलीमराइज किया जा रहा है इसीलिए है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो क्या करती है, डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करती है। ये जो हमारा प्लाज्मिड था ना, इस प्लाज्मिड में इसके ओरी साइड पे आके बाइंड करता है ये कौन, पॉलीमरेज एंजाइम, यानी डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए क्योंकि डीएनए के ऊपर बाइंड हो रहा है और पॉलीमरेज क्योंकि इसकी पॉलीमर क्रिएट कर देगा, इसकी कॉपीज तैयार कर देगा, तो इसको कई सारे ऐसे प्लाज्मिड एकदम एग्जैक्ट कॉपी बना करके दे देगा। ठीक है, इसी को ये एंजाइम रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। देन लाइगेज, लाइगेज भी हमने साथ साथ देख लिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे कि ग्लू का काम करता है, दो अलग अलग डीएनए को चिपकाने का काम करता है, या कहीं पे भी अगर बाइंडिंग का काम हो तो लाइगेज यूज होता है। देन क्लोनिंग वेक्टर्स को देखते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर है और यह है PBR322। अब इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, PBR322 कहाँ से नाम आया है वो भी हम देखेंगे। देखिए प्लाज्मिड वेक्टर जो है, सबसे पहले कि प्लाज्मिड होते हैं क्या है ये सब किसने बताया था सबसे पहले, तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे लेडरबर्ग, जोशुआ लेडरबर्ग और विलियम हे। इन दोनों ने 1952 में बताया था। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। और ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछ लिया जाए और पीएमटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विलियम हे और जोशुआ लेडरबर्ग ने ये डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि प्लाज्मिड डीएनए होता है ई कोलाई के पास या किसी भी बैक्टीरिया के पास, उसका क्रोमोसोमल डीएनए के साथ साथ एक और डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड डीएनए के नाम से जानते हैं। इन्होंने बस ये बताया था कि प्लाज्मिड डीएनए नाम की भी कोई चीज होती है। इसी प्लाज्मिड डीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वेक्टर है ये, और क्या करता है, क्लोनिंग में हेल्प करता है, मतलब कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। इसकी क्लोनिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाने में हेल्प करता है। तो एक है PBR322 वेक्टर। ये वेक्टर जो है ये आर्टिफिशियल वेक्टर है, पहला ऐसा वेक्टर जो है जो आर्टिफिशियल ही बनाया गया था, तो वो यही था। अब इसको क्यों बनाया गया, इसका नाम ये क्यों पड़ा, ये भी हम जानते हैं। प्लाज्मिड कहते हैं ना ऐसे डीएनए को जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, तो ये प्लाज्मिड P रिप्रेजेंट करता है किसको, तो प्लाज्मिड को। P रिप्रेजेंट्स प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये P छोटा है ना, तो P हमेशा छोटा ही लिखेंगे क्योंकि प्लाज्मिड को रिप्रेजेंट करता है। B रिप्रेजेंट्स द बॉलिवर। बॉलिवर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वेक्टर को डिस्कवरी में हेल्प की थी। दूसरे साइंटिस्ट थे रॉड्रिगवेज। तो PBR, तो बॉलिवर और रॉड्रिगवेज, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने 1977 में इसकी डिस्कवरी की थी। अगेन द ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द नेम्स आर इंपॉर्टेंट। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिए। बॉलिवर और रॉड्रिगवेज ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब 322 कहाँ से आया, तो ये जिस लैब में वर्क कर रहे थे उस लैब में ये जो है कौन सा वेक्टर था, तो ये 322 वेक्टर था। अब कहोगे मैं, आप तो कह रही हैं पहले सबसे पहला आर्टिफिशियल था ये, तो डिस्कवर तो बहुत सारे साथ में यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन सबसे पहले ये निकल के आया, तो ये 322 इसका नाम था। तो बॉलिवर रॉड्रिगेज का ये प्लाज्मिड जो था वो इसका नाम है PBR322 वेक्टर। इसकी डिस्कवरी की थी बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने। अब इसके क्या हम देखेंगे क्या क्या पार्ट होते हैं इसके, कि अब किसी भी वेक्टर को अच्छा वेक्टर होने के लिए उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आपको ये क्या करना है, लर्न कर लेना है, आपको रटा मार लेना है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये डायग्राम आप कैसे याद कर सकते हैं,
या तो आप ट्रिक के थ्रू याद करो या फिर आप क्या करो, डायग्राम प्रैक्टिस कर करके याद कर लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, एक होती है ओरिजिन, जो बार बार मैं बोल रही हूँ ओरिसाइट ओरिसाइट, क्या होती है मैम ओरिसाइट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की शुरुआत यहाँ से होती है, ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा जा रहा है एरिया, यहीं से रेप्लिकेशन मतलब कॉपी जो बनना स्टार्ट होगी, यहीं से आके आपका बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करके क्या करेगा, इसके एग्जैक्ट कॉपी बनाने में हेल्प करेगा, एग्जैक्ट इसकी कई रेप्लिका तैयार हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल है। नॉर्मल ई कोलाई के अंदर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ये सब नहीं प्रेजेंट होता है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ये सब नहीं होता, ये आर्टिफिशियल है, ये हमने बनाया है, जानबूझ के बनाया है, ठीक है। अब वो डीएनए जैसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम अलग कर रहे थे और फिर उसको हम क्या कर रहे थे, डाल दे रहे थे हमारे कॉटन प्लांट के अंदर, और कॉटन प्लांट के अंदर डाल तो दे रहे थे, उससे क्या हो रहा था, वो प्रोटेक्टेड हो जा रहा था। अब कैसे डालेंगे वो भी हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर में क्या इसका काम है, अब देखिए ओरिजिन साइट ओरिसाइट, तो उसमें किसी भी वेक्टर को, अच्छे वेक्टर के अंदर एक ओरिजिन साइट होनी चाहिए। ओरिजिन साइट होगी, ओरिसाइट होगी, मतलब तभी क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, खुद से अपने आप का कॉपीज बना सकेगा। तो ये होना जरूरी है किसी भी अच्छे वेक्टर के अंदर कि वो खुद से कॉपी बना सके अपनी। देन इसके पास क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, तो सेलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पे दो हैं, एक है AMPR, एक है TETR। अब फुल फॉर्म क्या है इसका, तो एम्पी साइक्लिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। एम्पी साइक्लिन रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या कर देते हैं, एक डिसइंफेक्टेंट दे देते हैं, एक बैक्टीरिया दे देते हैं, अरे बैक्टीरिया कह रही हूँ, मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एक दवा दे देते हैं डॉक्टर, जिसको कहते हैं एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन नाम की एक दवाई दे देते हैं। ये क्या है, एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है, बट ये बैक्टीरिया के पास क्या है कि ये एम्पिसिलिन से रेसिस्टेंस शो करता है, मतलब आपके इसमें आप एम्पिसिलिन की दवा खाते रह जाइए लेकिन उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा। देन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन अगेन ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंस शो करता है, मतलब इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है इस जीन के पास कि इस डीएनए को, मतलब ये जो डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंस शो करता है, मतलब टेट्रासाइक्लिन आप खा भी लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। आपको नहीं, मतलब बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा, बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड रहेगी, आपको तो बैक्टीरिया ले डूबेगी, मतलब आपको क्या, किसी के अंदर भी अगर ये जाती है। इसका नाम है PBr322। इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हमने देखा, पहला ओरिजिन साइट, दूसरा है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स, मतलब सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन नहीं होते हैं। इस वेक्टर में हमने बना रखे हैं क्या, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब ऐसे जीन है जो एम्पिसिलिन से उसको बचा ले रही है, टेट्रासाइक्लिन दवा से उसको बचा ले रही है। देन क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, हर बैक्टीरिया के अंदर एक क्लोनिंग साइट होती है, मतलब हर वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट्स होती हैं कई सारी। अब क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं PST1, PVU फर्स्ट, EcoR1, हिंद थर्ड, BAM H1, क्या है, सेल फर्स्ट, ठीक है, और ये L है, ठीक है, ऐसे L फर्स्ट सेकंड, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन से नंबर पे ये डिस्कवर हुआ है, इसको बाहर निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है, बाहर एक्सट्रैक्ट किया गया है बैक्टीरिया से अंदर। तो अब ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जगह है, मतलब ये जो एंजाइम है वो यही कट लगाएगी। ये एंजाइम अगर होगी सेल में तो ये डालेंगे तो यहाँ कट लगाएगी, EcoR1 अगर होगा तो ये यहाँ कट लगाएगा, हिंद थर्ड होगा तो यहाँ कट लगाएगा, क्लैव फर्स्ट होगा तो ये यहाँ कट लगाएगा, सेल फर्स्ट होगा यहाँ कट लगाएगा, बाम थर्ड होगा यहाँ कट लगाएगा। तो ये क्या है, इसकी साइट है जहाँ पे ये कट लगाते हैं, ठीक है, ओके। देन अब क्या होता है, हम देखते हैं कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। देखिए पहले क्या, अब हमने ये डीएनए में चेंजेस ले आए, हम कोई बाहर से कोई और डीएनए ऐड कर देते हैं, तो हमको पता कैसे चलता है कि हमने डीएनए डाल दिया है इसके अंदर, फॉरेन डीएनए इसके अंदर है कि नहीं, हमने प्लाज्मिड डाला है, जैसे हमारा बैक्टीरिया था तो हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर आया है कि नहीं, कि क्या किसी वजह से उसके अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जा पाया, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोनिंग साइट्स का यूज करते हैं। देखिए दो हम वो ले रहे हैं बकेट, एक बकेट में हम क्या डाल रहे हैं, नॉर्मल वाटर डाल दे रहे हैं, क्या है ये H2O, देखिए, और यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन डालते हैं, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन एक दवा है, ठीक है, उसको हम लिक्विड फॉर्म में इसमें डाल दे रहे हैं। अब हम बैक्टीरिया को उठा के क्या करिए, एक बैक्टीरिया है
देखिए ये नॉर्मल बैक्टीरिया हम ले रहे हैं, ई कोलाई की नॉर्मल सेल है, उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। और एक सेल हम ले रहे हैं जो हमने क्या किया है, ये वाली सेल क्या है, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर हमने एक डीएनए को ऐड कर रखा है, ठीक है, क्लोनिंग कर रखी है हमने। अब ये वाली साइड इसमें क्या लेते हैं, इसमें भी अगर हम ले लेते हैं एक नॉर्मल बैक्टीरिया ले लेंगे और एक आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी ले लेंगे। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में भी हम देख कर रहे हैं कि मतलब जो आपका बैक्टीरिया है जिसमें चेंजेस आए हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल बैक्टीरिया को, क्या है ये, नॉर्मल बैक्टीरिया। और वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है आपकी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जिसमें हमने चेंजेस लाए हैं। ये नॉर्मल ई कोलाई की बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, ठीक है। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसको डाल दिया। अब पानी में डाला तो दोनों ही नहीं मरेंगी, ना ये वाली मरेगी ना ये वाली मरेगी, दोनों क्या करेंगी, सर्वाइव कर जाएंगी। बट अगर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले जो बैक्टीरिया है उसमें क्या किया है, जो टेट्रासाइक्लिन वाला रीजन था, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस वाला जीन था, उससे बाम H1 से क्या करा दिया है, क्लीवेज, और यहाँ से दूसरी जीन को ऐड कर रखा है, दूसरी जीन को ऐड कर दिया है अगर हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी जीन अगर फॉरेन डीएनए यहाँ पे आकर के, जैसे हमारी साइड थी, ये क्या है आपका वाइट रिप्रेजेंट कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यहाँ से हमने टेट्रासाइक्लिन में बाम H1 से कट लगवाया और यहाँ पे दूसरा फॉरेन डीएनए हमने ऐड करा दिया, ये दूसरा फॉरेन डीएनए इसमें ऐड कर दिया। तो टेट्रासाइक्लिन जो इसको बचा करके रखा था वो तो हमने कट कर दिया, टेट्रासाइक्लिन जो जीन थी जो इसको बचा रही थी टेट्रासाइक्लिन, तो वो तो हमने कट कर दिया। तो अब ये क्या करेगी, टेट्रासाइक्लिन से बच नहीं पाएगी। अब टेट्रासाइक्लिन आप खाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमने टेट्रासाइक्लिन के इसके अंदर डाल दिया तो ये तो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो जीन थी जो इसको टेट्रासाइक्लिन से बचा रही थी वो हमने काट के निकाल दी है, उसके जगह दूसरी जीन डाल दी है। और यहाँ पे इसमें क्या था, नॉर्मल बैक्टीरिया था, वो तो क्या करेगा, वो सर्वाइव कर जाता है। तो यही देखते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो सेल मर गई वही हमारी रिकॉम्बिनेंट थी। अब एक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है कि हम इंसर्ट करके किसी जीन को अंदर, इंसर्ट करना मतलब अंदर डालना, किसी जीन को अंदर डाल के उसको इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं, उस जीन को हम इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किसको डाला है, कोई भी जीन हमने इस पर डाल दिया। मान लीजिए ये जीन थी, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट थी, वो किसका काम कर रही थी, ये जीन थी यहाँ पे, और ये जीन थी किसका काम कर रही थी, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या है, तो ये एक तरीके का एंजाइम है जो क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये मतलब गैलेक्टोसाइडेज का काम करता है, लैक्टोज एंजाइम को डाइजेशन में काम करता है। तो ये क्या है, एक एंजाइम है जो इससे बन रही थी। बट अगर हम इस जीन को ही काट के निकाल दें तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको काट करके अलग कर दिया, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही थी उसको निकाल दिया, तो क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, नहीं। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो था वो उस कॉलोनी को, वो बैक्टीरिया को ब्लू कलर दे रहा था। ये किस कलर की हो जा रही थी, तो ये ब्लू कलर का कलर शो कर रहा था, ब्लू, ठीक है। अब क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बनेगा तो वो ब्लू कलर ही नहीं बनेगा, तो साइंटिस्ट उसको तो वो किस कलर के हो जा रहे थे बैक्टीरिया, तो वो हो जा रहे थे वाइट कलर के, क्योंकि वाइट पे वाइट दिखे यानी इसलिए मैं ब्लैक कलर का बना दे रही हूँ। तो वो वाइट कलर के बैक्टीरिया हो जा रहे थे, तो वो हमको दिख जा रहे थे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने पता कर लिया कि हाँ इस जीन में कोई चेंज आया है, क्योंकि नॉर्मल जैसे फंक्शन कर रही थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही थी, ब्लू कलर दे रही थी, वो नहीं आकर के वाइट कलर हो गया है। तो हम चेक कर ले रहे थे कि इंसर्शनल कुछ अंदर जीन डाल के इस जगह पे हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया है, मतलब उसको, उस जीन को जो बन रही थी वो बनने नहीं दे रहे हैं, इनएक्टिवेट कर दिया है, एक्टिवेट नहीं है वो जीन। देन हम देखते हैं कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब हम कौन सा वेक्टर लेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वेक्टर लेंगे प्लांट या एनिमल में, जो हमको चाहिए हम वही वेक्टर लेंगे। कोई भी वेक्टर उठा करके नहीं ले लेंगे, जो हमको चाहिए वो वेक्टर, वही वेक्टर का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, ट्यूमर सेल्स बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कोई बैक्टीरिया हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उस प्लांट में वो डिजीज का कॉज कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी छीन के उसके अंदर अच्छी जीन्स डाल देते हैं। देखिए कि होता क्या ना, कि मान लीजिए ये प्लांट था,
प्लांट के ऊपर एक बैक्टीरिया बैठती थी और उसमें क्या करती थी, इसके अंदर जाके इसमें इन्फेक्शन कर देती थी, कैंसर कर देती थी। तो अब कैंसर कर रही थी, इसको ट्यूमर सेल्स बना रही थी इस प्लांट के अंदर। तो हमने देखा कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अपनी जीन्स इसके अंदर डाल दे रही हैं। तो अब हम इस बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी निकाल देते हैं कि ये डिजीज करे, उसकी जगह हम इसमें अच्छे डीएनए को डाल देते हैं जो इसको पेस्ट से बचाने का काम करें, ताकि इस पेड़ पे कीड़े ना लगें। तो हम अपने रिक्वायर्ड डीएनए को इसके अंदर डाल देते हैं और इस बैक्टीरिया का डीएनए निकाल लेते हैं। और उस डीएनए को जब ये प्लांट के अंदर डालता है तो प्लांट के अंदर क्या होता है, अच्छी डीएनए आने की वजह से ये अब इसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब इसको बाहर के पेस्ट लगने नहीं देगा और इसको कीड़ों से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जो कि उस समय वो क्या कर रहा था, उसको बीमार कर रहा था। तो हम बीमार करने वाला डीएनए निकाल के अच्छा डीएनए उसके अंदर डाल देते हैं। तो वो जब प्लांट के ऊपर बैठता है तो प्लांट में अच्छा डीएनए इंसर्ट करता है, जिससे वो प्लांट प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, देन हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। कॉम्पिटेंट होस्ट अगला हम देख रहे थे कि कैसा होस्ट हमको चाहिए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल बनाने के लिए क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, वो प्लांट या वो एनिमल जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया, एक प्लांट या एनिमल है, मान लीजिए एक क्या है, एनिमल है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना रिक्वायर्ड जीन हमने इनके अंदर डाल दिया। तो बाहर से कोई जीन अगर इनके अंदर चला जाता है जो हमने हमारा बनाया हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसान में ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाता है या ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाता है। जैसे कोई काऊ है, मान लीजिए कोई राइस है, राइस में क्या होता है, विटामिन नहीं होते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि राइस के अंदर विटामिन ए भी आए। तो एक राइस की वैरायटी बनी है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या देखते हैं हम कि उस राइस में विटामिन ए भी पाया जाता है। कैसे आ गया विटामिन भाई राइस में, तो हमने एक जीन इसके अंदर डाल दी जो जीन विटामिन ए बना रही है। तो वो उस चावल को खाने से हमारी आंखें भी अच्छी हो जा रही हैं क्योंकि उसमें विटामिन ए है। तो उसी प्लांट को क्या बोलेंगे, उसी राइस की वैरायटी को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक, क्योंकि हमने जीन बाहर से कोई जीन ट्रांसफर कर दिया है इस प्लांट या एनिमल के अंदर, ताकि क्योंकि उसका कैरेक्टर हम चेंज कराना जा रहे थे, नॉर्मल ना होके उसके अंदर फॉरेन डीएनए चला गया है। इसके लिए क्या चाहिए, तो हमको चाहिए वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर या डीएनए मीडिएटेड जीन का ट्रांसफर, हम बाहर से कोई फॉरेन डीएनए को अंदर डालते हैं किसी मीडियम के थ्रू, मतलब किसी भी बैक्टीरिया वायरस के थ्रू, किसी वेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, डालते हैं। जैसे ई कोलाई में बाहर से वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था, प्लाज्मिड जो था, प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के तब हम इसको अंदर डाल रहे थे ना वायरस के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो इसी को क्या बोलते हैं कि एक मीडिएटर चाहिए जो ले करके जाए इसको होस्ट सेल के अंदर। देन हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर कैसे हो सकता है। जैसे हमने जीन तो एक्सट्रैक्ट कर ली थी, जीन एक्सट्रैक्ट कहाँ की थी, तो हमने देखा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको ये जीन चाहिए थे, हमने निकाल तो ली जीन, बट अब इसको अंदर कैसे डालेंगे, तो हम इसको अंदर डालते हैं, कई मेथड है उसको डालने के लिए। तो यहाँ 4 मेथड आपके बुक में बताए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड। एग्जैक्ट ये टर्म नहीं लिखा है आपकी बुक में, बट यही होता है इसका नाम, क्या, इलेक्ट्रोपोरेशन। मतलब पोर्स बना के हम क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं जीन्स को पोर्स के थ्रू। कैल्शियम आयन या कोई भी डाईवैलेंट आयन, डाईवैलेंट आयन मतलब जिसपे 2 आयन हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम डबल प्लस या मैग्नीशियम डबल प्लस, कोई भी आयन जिसके ऊपर 2 क्या हो, 2 आयन्स इसके ऊपर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं डाईवैलेंट। जैसे कि कैल्शियम का हम यूज़ करते हैं उसमें पोर्स बनाने के लिए। ये जो बैक्टीरिया था इसके अंदर हमको इसके डीएनए को डालना है, या प्लांट है उसके अंदर हमको, प्लांट सेल के अंदर किसी भी ये प्लांट है इसके अंदर कुछ भी हमको डालना है, तो इसमें पोर्स क्रिएट करने का काम करते हैं कैल्शियम आयन। या फिर हम हीट शॉक दे सकते हैं। हीट शॉक क्या होता है कि हम पहले उठाएंगे उस लीफ को और जिसके अंदर हमको डालना है उसको क्या करेंगे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे उस प्लांट को रख देंगे, फिर अचानक से उसको 42 डिग्री पे सेल्सियस पे रख देंगे, फिर वापस से हम उसको ठंडे जगह पे रख देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हीट शॉक। अचानक से ठंडा, अचानक से गर्म, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके बाहर जो डीएनए था हमने जो रखा था, वो प्लांट क्या होता है, पोर्स खुल जाते हैं प्लांट के, और उसके अंदर तुरंत वो डीएनए जो हमने रखा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, वो चला जाता है। उस लीव्स के ऊपर जो डीएनए था वो उसके प्लांट के बॉडी के अंदर चला जाता है। देन हम देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन। एक छोटे छोटे इंजेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, सेल के अंदर, ये मान लीजिए कोई एनिमल सेल है, उसके अंदर हम इंजेक्शन के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो लिए थे, उस डीएनए को हम डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू
इसके अंदर डाल दे रहे हैं। किसके अंदर डाल दे रहे हैं? तो हमारे सेल के अंदर डाल दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ हम करते हैं एनिमल सेल्स की केस में। ये भी पूछा हुआ है कि एनिमल्स के केस में क्या यूज़ करते हैं, तो माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करते हैं। और प्लांट्स के केस में क्या यूज़ करते हैं? प्लांट सेल में हम देखते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लांट्स के केस में हम बायोलिस्टिक या जीन गन, इसी को बोलते हैं जीन गन, उसका यूज़ करते हैं हम क्या करने के लिए? बम्बार्डमेंट करने के लिए। जैसे आप देखते थे ना कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? गोल्ड और टंगस्टन का गोल्ड का बम्बार्डमेंट करा रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बम्बार्डमेंट कराते हैं, यानी कि हाई स्पीड से गोल्ड या टंगस्टन को हम क्या करते हैं? बम्बार्ड करते हैं, मतलब बहुत तेजी से फेंकते हैं, और उसके ऊपर जो गोल्ड का या टंगस्टन का मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसको हम रैप कर देते हैं। और जैसे ये हिट करता है प्लांट सेल को, तो हमको याद रखना है कि जीन गन किस केस में यूज हो रहा है? तो प्लांट सेल्स में। तो प्लांट सेल के ऊपर जैसे ये हिट करता है तो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है उसका अंदर। देन लास्ट है क्या? डिसआर्म पैथोजन। तो डिसआर्म पैथोजन हम जान रहे हैं कि एक सेल है हमारी, मान लीजिए एनिमल सेल है, एनिमल सेल के ऊपर कोई भी होस्ट है, मान लीजिए क्या है? कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है, तो ये वायरस क्या है? इसके ऊपर बैठेगा और अपना डिजीज वाला डीएनए क्या करता है? अंदर डाल देता है। जैसे ही ये डिजीज डीएनए अंदर आता है सेल के, हमें क्या करता है? ये बीमार कर देता है, हमारे जो मशीनरी है उसके ऊपर काबू कर लेता है। इसकी जगह हम क्या करते हैं? हम अच्छा डीएनए डाल देंगे ना, इसको हटा के हम क्या करेंगे? जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बना रखा था इसके पहले प्लाज्मिड वाला, वो हम उठा करके डाल देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डीएनए जो हमारा प्लाज्मिड है उसको डाल देंगे, और जैसे ही ये हमारे सेल के अंदर जाएगा ना, हमारा काम हो जाएगा। मतलब हमको जो चाहिए था रिक्वायर्ड डीएनए वो इसके अंदर पहुंच गया उस सेल के अंदर। अब ये जो भी प्रॉपर्टी हम भेजना चाह रहे थे उस सेल के अंदर आ जाएगी। इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहाँ पे ही खत्म करूंगी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का टॉपिक। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।